नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे बाल विकास व मनोविज्ञान (CDP) और साइकोलॉजी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और मित्रों, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले ऑल टेट एग्ज़ाम में, ऑल स्टेट टेट एग्ज़ाम में, चाहे वो रीट का हो, सीटेट का हो, यूपी टेट, कोई भी एग्ज़ाम हो मित्रों टीचिंग लेवल का। और साइकोलॉजी का बात कर रहा हूँ मैं, उसमें वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये 15 प्रश्न, क्योंकि ये मित्रों RBSC, NCERT और इसके अलावा जो अन्य लेखकों की पुस्तकें चलती है उन सारी की जो उन पे आधारित प्रश्न बनाए गए हैं 15। तो मित्रों चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है मित्रों, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर होता है। देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष जो मित्रों BS ब्लूम, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक में से एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है ना। रेट वालों की बात कर रहा हूँ, BS ब्लूम ने जो शैक्षिक उद्देश्य बताए उनके आधार पर उन्होंने 3 स्तर बताए। एक बताया ज्ञानात्मक, दूसरा बताया क्रियात्मक और तीसरा बताया भावात्मक। ठीक है। अब जब ज्ञानात्मक की बात करूँ मैं, जब ज्ञानात्मक को हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको बता दूँ मैं, इन्होंने इस प्रकार बांटा था। ये तो है निम्न स्तर, फिर ऊपर ऊपर निम्न स्तर उल्टा कर दिया, फिर मध्यम स्तर और नीचे इन्होंने बताया उच्च स्तर। ये तो हो गए स्तर। वर्ग की बात करूँ कैटेगरी की, तो इन्होंने बताया निम्न में 3 आएंगे, मध्यम में 2 आएगा और उच्च में 1 आएगा। ऐसे ट्रिक से याद रखो। ठीक है। निम्न स्तर में 3 आएंगे, कौन कौन से आएंगे तो आपको बता दूं मैं। निम्न में आ जाएंगे एक तो ज्ञान, एक आ जाएगा मित्रों बोध, और एक हो जाएगा प्रयोग, ये क्रम से। ठीक है। निम्न में ये 3 आ जाएंगे, ज्ञान, बोध और प्रयोग। ठीक है। मध्य में आ जाएंगे मित्रों 2, विश्लेषण और संश्लेषण। ठीक है। और उच्च में, लेकिन सबसे नीचे आ जाएगा, वो होगा मूल्यांकन। तो ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर देखें तो देखिए, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और फिर आ जाएगा मूल्यांकन। यानी कि जो मूल्यांकन है मित्रों, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो प्रश्न संख्या 1 में विकल्प नंबर 4 सही है। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए, ठोस बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है। देखिए मित्रों, ठोस बुद्धि का, एक थी तरल और एक ठोस। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत है किन्होंने दिया, RB केटल ने। अच्छा प्रश्न है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और घुमाया हुआ प्रश्न है। ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि तरल बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है, उसी को मैंने घुमा दिया है, ठोस बुद्धि कर दी, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे लोग क्या जवाब देंगे मुझे पता है। ठीक है। RB केटल ने बताया था 1963 1963 और 1987 1987 में इस सिद्धांत पर उन्होंने चर्चा की थी मित्रों। उन्होंने बताई थी तरल व ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि की बात करूँ मित्रों तो उसका ज़्यादातर विकास होता है किशोरावस्था में। और तरल बुद्धि, उन्होंने जो स्पीयरमैन का जो सिद्धांत था उसमें जो G कारक था उससे इसकी समानता की है तरल बुद्धि की। तरल बुद्धि की बात कर रहा हूँ पहले। ठीक है। तरल बुद्धि की बात करूँ तो देखिए, एक तो तरल बुद्धि के बारे में बताया, ये आनुवांशिक कारकों से परिपूर्ण होती है। ठीक है। आनुवांशिक कारक तरल बुद्धि के विकसित होने में योगदान देते हैं। स्पीयरमैन के G कारक से समानता बताई तरल बुद्धि की। तरल बुद्धि का विकास किशोरावस्था में। ठीक है। बात करूँ मित्रों ठोस बुद्धि को, ठोस बुद्धि का विकास होता है मित्रों वयस्क अवस्था में, यानी किशोरावस्था के बाद भी इसका विकास होता रहता है। ठोस बुद्धि का विकास वयस्क अवस्था में, और ये आनुवांशिक नहीं बल्कि ये जो वातावरण होता है ना, उसका योगदान रहता है इस बुद्धि के विकसित होने में। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 में मित्रों विकल्प 4 सही हो जाता है। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 क्या है मित्रों? प्रश्न संख्या 3 आइजेंक के, एक बार देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है आकर्षित करने का भाव। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है आइजेंक, हैंस आइजेंक। इसका प्रश्न पिछली बार आया था जो रीट लेवल 1 2018 में आया था, और वहाँ पे क्या है कि ऐसा पूछा था कि अंतर्मुक्ता व बहिर्मुक्ता का प्रस्ताव किसने दिया, और ऑप्शन में युंग का नाम नहीं था, आइजेंक का था। तो आइजेंक ने ही दिया था अंतर्मुक्ता और बहिर्मुक्ता ना। तो आइजेंक ने जो व्यक्तित्व का प्रकार बताया उसमें मुख्य रूप से इन्होंने 3 आयाम बताए। ठीक है। एक बताया बहिर्मुक्ता व अंतर्मुक्ता, इस प्रश्न में आ जाएगा उसका विवरण। दूसरा बताया था इन्होंने मनस्तापिता बनाम सामाजिकता, ये भी इसमें आ गया। और एक और प्रकार का आयाम बचा हुआ, उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ये आज का आपके लिए प्रश्न है मित्रों। ठीक है।
तो आइजेंक के मनस्तापिता प्रकार के व्यक्तित्व में किन गुणों की अधिकता होती है? तो देखिए, समाज सेवी की बात करूं, मिलनसार की बात करूं और प्रेमी की, मृदुभाषी की, तो ये तो सारे के सारे लक्षण बहिर्मुखी के हैं, इस विकल्प को हटा दूंगा। एकांत में रहना, कम बोलना, संकालु होना, संकोची होना, ये अंतर्मुखी के लक्षण है, ये भी हटा दो। ठीक है, बहिर्मुखी अंतर्मुखी ना कार्ल जुंग ने, और बहिर्मुखता अंतर्मुखता वही है जो हेंस आइजेंक ने बताया है ना। बहिर्मुखता में उन्होंने कहा कि सामाजिक उन्मुखता होती है, अंतर्मुखता में सामाजिक विमुखता होती है। धार्मिक होना, दूसरों के विचारों को समझना, आकर्षित करने वाला, ये नहीं होगा मित्रों। यहाँ पे हो जाएगा भावनाओं की कमी, आक्रामकता, अहम केंद्रितता और समाज का विरोधी। यानी कि ये जो लक्षण है विकल्प 3 में मित्रों, ये आइजेंक के अनुसार मनस्तापिता प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों में पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या 3, जहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं मित्रों। आरबीएससी की बुक है, उनसे भी प्रश्न बनाया गया है, जो आरबीएससी की साइकोलॉजी की चलती है 11th की, और प्लस जो 12th की बुक है वहाँ से देखिए। जो वस्तुनिष्ठ जितने भी प्रश्न है सारे के सारे देखने हैं, आपको बुक नहीं मिलेगी, है ना। और बुक अगर आपको नहीं मिल रही है तो आपको बता देता हूँ मैं, 11th और 12th की जो साइकोलॉजी है वो आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है, रीट वालों के लिए। ठीक है, पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि आरबीएससी, है ना, जो आरबीएससी है इसी की आधारित बुकों पे ज़्यादा प्रश्न होंगे, ऐसा इन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। तो इन बुकों को पढ़ना जरूरी है, 11th और 12th की साइकोलॉजी को। और इनके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो मेरे जो ये चैनल है इसमें सारे जो प्लेलिस्ट में जितने भी मनोविज्ञान के वीडियो हो वो सभी देख लीजिए, उनमें सारों में वो प्रश्न करवा दिए गए हैं। ठीक है, देखेंगे प्रश्न संख्या 4, नकारात्मक दबाव को क्या कहा जाता है? नकारात्मक दबाव, दबाव के 2 प्रकार होते हैं मित्रों, एक होता है नकारात्मक और एक होता है सकारात्मक। नकारात्मक को बोलते हैं डिस्ट्रेस, ठीक है, और जो सकारात्मक होता है उसे बोलते हैं यूस्ट्रेस। उक्त दोनों नहीं आएगा, ना ही कोई न्यूट्रेस होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डिस्ट्रेस, यानी नकारात्मक दबाव को डिस्ट्रेस। दबाव व्यक्ति का कार्य करने के लिए होना जरूरी है, ये याद रखना। ठीक है मित्रों, प्रश्न संख्या 4 अच्छा प्रश्न है, जहां पे विकल्प नंबर 1 सही है। आगे चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बुद्धि के सिद्धांतों में पिंडक का अर्थ होता है। बुद्धि के जो सिद्धांत है वहां पे मित्रों पिंडक का क्या अर्थ होता है? पिंडक क्या है ना। बुद्धि में स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होने वाली बहुत सारी पृथक पृथक मानसिक क्षमताएं शामिल होती है। बुद्धि के द्वारा एक सामान्य व संगठित क्षमता से समाधान किया जाता है। उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखो मित्रों, आपको बता दूं, बुद्धि के सिद्धांतों में एक तो होता है पिंडक और दूसरा होता है मित्रों विभाजक। दूसरा होता है विभाजक। तो जो पहला विकल्प है कि बुद्धि में स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होने वाली बहुत सारी पृथक पृथक यानी अलग अलग मानसिक क्षमताएं शामिल होती है। पृथक पृथक यानी विभाजक, उसमें विभाजन कर दिया गया ना, तो ये तो विभाजक का उदाहरण हो गया, परिभाषा हो गई। और दूसरी की बुद्धि के द्वारा एक सामान्य और संगठित यानी एकत्र की हुई उस क्षमता से समाधान समस्याओं का जब किया जाता है तो उसे कहते हैं मित्रों पिंडक। क्या कहते हैं उसे? पिंडक, यानी विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाता है मित्रों। उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, इस विकल्प को हटा दो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे प्रश्नों का ना, ये प्रश्न आने वाले प्रश्न एग्जाम में। ठीक है, तो मित्रों जो प्रश्न संख्या 5 है आपके, प्रश्न संख्या 5 वहां पे विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। आगे चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को खोया। यानी मनोविज्ञान सबसे पहले 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान था, फिर मन या मस्तिष्क को खोया, मतलब मन या मस्तिष्क का विज्ञान था। उसके बाद चेतनाशीलता को खोया, यानी कि चेतना का विज्ञान था। और अब ये किसका विज्ञान है, किसका अध्ययन है? अब ये व्यवहार का अध्ययन बना हुआ ना। इन 4 जो अवधारणाएं थी इनका मनोविज्ञान अध्ययन बना हुआ था। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा थी। तो ये कथन किसने कहा? वुडवर्थ, कोल्सनिक, स्किनर या पेस्टोलॉजी? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा वुडवर्थ, यानी वुडवर्थ महोदय ने यह परिभाषा या ये कथन कहा था। मित्रों प्रश्न संख्या 6 में विकल्प 1 सही है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 आरबीएससी की बुक से है, नो टेंशन। अगर नहीं पढ़ी तो देखिए, अगर समय है आपके पास अब पढ़ने का तो आरबीएससी की जो 11 साइकोलॉजी दोनों बुकों को पढ़िए। बुक नहीं पढ़ सकते तो पीछे जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रखे हैं उन प्रश्नों को देख लीजिए, और वो आप मेरे वीडियो से देख लीजिए अगर आपको कोई साधन ना मिले तो। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है, कौशलों को अर्जित किया जा सकता है। कौशलों को अर्जित कैसे किया जा सकता है?
साक्षात्कार से, तो देखिए साक्षात्कार से कौशल अर्जित नहीं होते और परामर्श से नहीं होंगे। अब दो विकल्प बचे, एक तो आनुवांशिकता, दूसरा प्रशिक्षण व अनुभव ना। आनुवांशिकता से हो सकता है, लेकिन आनुवांशिकता के साथ में थोड़ा सा वातावरण भी जरूरी है ना, इसलिए इस विकल्प की बजाय विकल्प 2 बहुत ही अच्छा विकल्प इसके लिए होता है ना। प्रशिक्षण देकर और अपने अनुभव से क्या होता है, कौशलों को अर्जित किया जा सकता है। अच्छा प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या 7, जहां पे विकल्प नंबर 2 सही है। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न संख्या 8 देखिए मित्रों, कौन से विकल्प में दुर्बिति से संबंधित असंगत युग्म है। देखिए दुर्बिति, मनोविकार ये टॉपिक है और यहाँ से भी प्रश्न बनने के बहुत चांस है, इसलिए मेरे हर वीडियो में इसका एक प्रश्न है और ये भी आरबीएससी की बुक से ही है। कौन से विकल्प में दुर्बिति से संबंधित असंगत युग्म, गलत युग्म कौन सा है। तो देखिए यहाँ से आपके 4-5 प्रश्न बनने वाले हैं। हवा से दुर्बिति, हवा से दुर्बिति मतलब डर, हवा से जिसको डर लगता है उसे एरोफोबिया होता है, बिल्कुल सही है ये। पानी से जिसको डर लगता है, दुर्बिति होती है, उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ये भी कथन सही है। बंद जगह से जिसको दुर्बिति होती है मित्रों, उसको क्लाउस्ट्रोफोबिया कहते हैं, नई चीज़ है, अच्छी चीज़ है आपके लिए, फायदेमंद, उसे क्लाउस्ट्रोफोबिया कहते हैं जिसको बंद जगहों से डर लगता है, तो ये भी सही है मित्रों। विकल्प यहाँ पे 3 है, वो असंगत युग्म है। असंगत गलत कौन सा उसकी पहचान करने ना, वो विकल्प 3 है मित्रों। क्यों, क्योंकि ऊंचाई से जो दुर्बिति, जिसको ऊंचाई से मित्रों डर लगता है, उसको नाम दिया गया है एक्रोफोबिया। क्या, एक्रोफोबिया कहते हैं मित्रों उसको, किसको, जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको एक्रोफोबिया कहते हैं। लेकिन जिसको पायरोफोबिया किसे कहते हैं, पायराफोबिया कहते हैं, जिसको आग से दुर्बिति हो, जिसको आग से डर लगने लगे, उसे पायराफोबिया कहते हैं। 5 प्रश्न बने, हवा से दुर्बिति एरोफोबिया, पानी से दुर्बिति हाइड्रोफोबिया, ऊंचाई से दुर्बिति एक्रोफोबिया, बंद जगह से दुर्बिति क्लाउस्ट्रोफोबिया और पायराफोबिया कहते हैं जिसको आग से डर लगता है। पायराफोबिया आग से डर, ठीक है। और ऊंचाई से दुर्बिति की बात करूं तो वो एक्राफोबिया होगा ऊंचाई से, ठीक है। अच्छा प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या 8, जहां पे विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। एक और अच्छा प्रश्न है, शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऐसे ही घुमावदार प्रश्न आते हैं और आप घूम जाते हो। सत्य नहीं है मतलब असत्य है, गलत कौन सा है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल सही कथन है। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, ये भी कथन सही है। शिक्षण कला विज्ञान दोनों है। शिक्षण औपचारिक तरीके से और अनौपचारिक दोनों होता है, बिल्कुल होता है। विद्यालय, परिवार, ये सभी जगह हो सकता है, ठीक है। तीनों विकल्प सही है, इसका मतलब चौथा विकल्प गलत है। क्यों, क्योंकि शिक्षण अनुदेशन है, बिल्कुल नहीं है। शिक्षण अनुदेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए इसकी विशेषता बताता हूँ। शिक्षण में, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। शिक्षण में शिक्षक का होना आवश्यक है, अनुदेशन में शिक्षक के बिना भी हो सकता है शिक्षण, किसके द्वारा, मशीनों के द्वारा। शिक्षण में अंत्य क्रिया का होना आवश्यक है, अनुदेशन में अंत्य क्रिया होना आवश्यक नहीं है। शिक्षण के अंतर्गत ही अनुदेशन शामिल किया जा सकता है, यानी अनुदेशन एक छोटा टॉपिक है शिक्षण का, लेकिन अनुदेशन में शिक्षण को शामिल नहीं कर सकते, है ना। इसके अलावा और है, शिक्षण अगर पूछे शिक्षण से किन पक्षों का विकास होता है, तो शिक्षण से तो देखिए आपको बता दूं मैं, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक, है ना, इन दोनों का विकास होता है किससे, शिक्षण से। और केवल अनुदेशन का पूछे मित्रों, तो अनुदेशन से केवल किसका होता है, केवल ज्ञानात्मक का होता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, विकल्प 4 सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 एक और अच्छा प्रश्न है मित्रों, निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है। अभिवृत्ति के बारे में विशेषता कौन सी नहीं है। अभिवृत्ति जन्मजात होती है, बिल्कुल सही कथन है। अभिवृत्ति जन्मजात होती है, अभिवृत्ति स्थायी नहीं होती है। अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, प्रतिपद से होती है, उपयुक्त सभी। कौन सी विशेषता नहीं है, तो देखिए मित्रों, अभिवृत्ति स्थायी नहीं होती, बिल्कुल सही कथन है कि अभिवृत्ति स्थायी नहीं होती। अभिवृत्ति अस्थायी, या कह दूं अभिवृत्ति जो वृत्ति है वो परिवर्तनशील होती है ना, हमेशा ये बदलती रहती है, ये एक सी नहीं होती। अभिवृत्ति होती क्या है, मेन चीज़ तो ये, अभिवृत्ति होती है किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी परिस्थिति, घटना के प्रति ये प्रदर्शित होती है, ये भी सही है। क्या, अपना नजरिया, दृष्टिकोण या सोच को कहते हैं अभिवृत्ति। तो हमेशा देखिए
अब देखिए, हमारी पहले किसी व्यक्ति के प्रति अभिवृत्ति अच्छी थी, अच्छी सोच थी, लेकिन उसने हमारा कुछ बुरा कर दिया, तो हमारी क्या है, वो परिवर्तनशील हो जाएगी, अपना बदल जाएगी, वो स्थायी नहीं होगी। बिल्कुल सही है ना, बदल जाएगी। और व्यक्ति के प्रति हो सकती है, वस्तु के प्रति, परिस्थिति के प्रति हो सकती है। ठीक है, ये दो विशेषताएं मित्रों। अभिवर्ती जन्म से नहीं होती, ये क्या होती है, ये होती है मित्रों अर्जित। अभिवर्ती हमेशा अर्जित होती है, याद रखना। तो उपयुक्त सभी विकल्प बैठ जाएगा, विकल्प एक सही हो जाएगा यहाँ पे मित्रों। विकल्प एक सही उत्तर है प्रश्न संख्या 10 में। चलिए प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11वां, निर्मितवाद सिद्धांत के समर्थक कौन नहीं है। देखिए, जो अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत देखा, उसी के अंतर्गत एक सीखने का निर्मितवाद सिद्धांत आता है। इसके समर्थक मित्रों कौन नहीं है। अच्छा प्रश्न है, एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज बहुत ही मेहनत से बनाए हुए प्रश्न मित्रों। जीन पियाजे, टोलमैन, लेव वाइगोस्की या जेरोम ब्रूनर। निर्मितवादी सीखने के बता दूं मैं, देखिए निर्मितवादी सीखने को मित्रों रचनावादी सिद्धांत भी कहते हैं, पहली बात। दूसरी चीज कहते हैं कि बालक इसमें स्वयं सक्रिय रहकर सीखता है, बालक खुद ही ज्ञान अर्जित करता सीखता है। शिक्षक की बात कहूँ तो इसमें बताया कि शिक्षक केवल मार्गदर्शक रहेगा, शिक्षक केवल मार्गदर्शक रहेगा। इसके समर्थक जीन पियाजे भी है, लेव वाइगोस्की भी है, जेरोम ब्रूनर भी है मित्रों। इसके समर्थक कौन नहीं है, टोलमैन निर्मितवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। अच्छा प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या 11वां, जहां पे विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 12वें पर मित्रों। विद्यालय समाज का लघु रूप है, परिभाषा किसने दी। अच्छा प्रश्न है, एक और परिभाषा आती है और कई बार ये ऐसी परिभाषा आ जाती है कि भाई ये आ कहाँ से रही है ना, ये कौन से टॉपिक से आ गए, आप खुद देख लो। विद्यालय समाज का लघु रूप है, अपने साइकोलॉजी से ही आई है ना। जब आप शिक्षण का टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ से ऐसी परिभाषा आई है कि विद्यालय की प्रभावशीलता के बारे में बताई गई है ना, विद्यालय प्रभावपूर्ण कैसा होता है, उसकी विशेषता, तो वहाँ से ये परिभाषा उठाई गई है। विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये किसका कथन है, योकम का नहीं है। डॉक्टर मेंस ने करके सीखना पर बल दिया, वाटसन ने निरीक्षण आधारित बल दिया। इसके परिभाषा दी किसने, ये जॉन डीवी ने दी मित्र। ठीक है, जॉन डीवी जिन्होंने करके सीखने पर सर्वाधिक समर्थन किया इन्होंने। किल पेट्रिक ने भी करके सीखने का समर्थन किया था। जॉन डीवी ने यह कहा विद्यालय समाज का लघु रूप है। इसके अलावा एक और विद्यालय की परिभाषा दी जॉन डीवी ने, वो भी मोस्ट है। क्या परिभाषा दी कि विद्यालय चार दीवारी के भीतर, विद्यालय चार दीवारी के भीतर मित्रों, विद्यालय चार दीवारी के भीतर वृहत समाज का प्रतिबिंब है, वृहत समाज का प्रतिबिंब है। विद्यालय चार दीवारी के भीतर वृहत प्रतिबिंब का वृहत समाज का प्रतिबिंब है। क्या, शुरुआत से बता रहा हूँ, विद्यालय चार दीवारी के भीतर वृहत समाज का प्रतिबिंब है, जो कि एक उत्तम समाज का, उन्नत समाज का उदाहरण है। ऐसी परिभाषा जॉन डीवी ने दी थी मित्रों। ये भी जॉन डीवी ने कहा था विद्यालय समाज का लघु रूप है मित्रों। प्रश्न जो प्रश्न संख्या 12वां है, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां देखिए मित्रों, समायोजन की जो युक्तियां हैं वहां से प्रश्न है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने विचारों को दूसरों के साथ संबंध कर लिया, जोड़ लिया, तो इसको क्या कहेंगे मित्रों। एक व्यक्ति था, उसने अपने ही स्व को, अपनी पहचान को दूसरों के साथ जोड़ने लग गया, या यूं कह दूं कि अपनी पहचान को, या फिर ये से कह दूं कि दूसरों के विचारों को खुद ग्रहण करने लग गया, खुद स्वीकार करने लग गया, है ना। जैसे आपको उसका उदाहरण भी दे देता हूँ। जैसे जो साधु या संत महात्मा होते हैं, वो स्वयं को ईश्वर का अवतार मानने लगते हैं। ये प्रक्रिया कौन सी है, प्रतिगमन, तादात्मीकरण, पलायन या सतीपूर्ति। मित्रों इसे कहते हैं तादात्मीकरण या आत्मसातीकरण। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। प्रतिगमन होता है पूर्व अवस्था के जैसा व्यवहार करना, या पूर्व की आयु या अवस्था में लौटना, जानते हो आप। पलायन है कि जिस जगह के प्रति आपको दबाव होने लगा, उस जगह को छोड़ना, वहां से पलायन कर जाना, दूर हो जाना। जैसे सास में और बहू में लड़ाइयाँ हो गई, तो बहू क्या करती है, वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है, ये पलायन कर दिया उसने। ठीक है, ये पलायन हो जाएगा। सतीपूर्ति, एक चित्र में कमजोर है, दूसरे में भरपाई करने लगा, वो सतीपूर्ति हो जाएगी मित्रों। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न संख्या 13वें में। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 14वें पर। सारे के सारे प्रश्न मेहनत से बनाए हुए मित्रों, और वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से।
प्रश्न संख्या 14 है कि थॉर्नडाइक के अनुसार वह मानसिक क्षमता जिसमें व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है। थॉर्नडाइक ने और दूसरा था मित्रों गेरेट ने। ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट ये। एक थॉर्नडाइक दूसरा गेरेट था। इन दो मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि बताई कुल 3 प्रकार की। एक बताई मूर्त, एक बताई अमूर्त, एक बताई मूर्त, एक बताई अमूर्त और एक सामाजिक बुद्धि। मूर्त अमूर्त दोनों इसका संबंध नहीं है, ठीक है। 3 प्रकार की बुद्धि बताई गेरेट और थॉर्नडाइक ने। मूर्त बुद्धि इन्होंने कहा ये गामक बुद्धि है। सुन लेना, ये गामक बुद्धि है, ये व्यावहारिक बुद्धि है। क्यों? इसमें प्रत्यक्ष या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझा जाता है। इसका उत्तर यही होगा। यानी कि ये सामने होती है, प्रत्यक्ष होती है, ठोस वस्तुएं होती है, हाथों से कार्य करते हैं, गामा कहलाएगी, है ना। इसमें कारीगर आ जाएंगे, इंजीनियर आएंगे, मैकेनिक आएंगे। अमूर्त बुद्धि का बात करूं मैं तो ये होती है पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित, जैसे शिक्षक, चिकित्सक, दार्शनिक, वकील, है ना। ये होती है अमूर्त बुद्धि में। सामाजिक, जो समाज से संबंधित, राजनीतिक नेता, सामाजिक सेवी, है ना, समाज सेवी, ये होती है सामाजिक बुद्धि। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो 14 है मित्रों, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही है। आगे चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 15, आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। एक और शानदार प्रश्न है। नए अधिगम पर पूर्व अधिगम के प्रभाव को क्या कहते हैं? देखिए, नए अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, नया सीख रहे हैं, उस पर पूर्व अधिगम, पहले के सीखे हुए का प्रभाव पड़ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? अधिगम अंतरण, अधिगम शैली, अधिगम कौशल, अधिगम असक्तता। असक्तता यानी कि बिल्कुल नहीं सीखना, हट जाएगा। अधिगम कौशल, अधिगम यानी सीखने के लिए जब शिक्षक जो क्रियाएं करवाता है छात्रों से, जो गतिविधि करवाएगा, वो कौशल होगा, ये भी नहीं। अधिगम शैली यानी सीखने के तरीके, ये भी नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा अधिगम अंतरण। और ये चीज़ है ना, ये भी राइट कथन है कि हमेशा नए अधिगम पर पूर्व अधिगम का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है। देखिए, जब भी नया ज्ञान सीखते हैं मित्रों, तो उस पर पूर्व अधिगम या पूर्व ज्ञान का होना जरूरी है, पूर्व ज्ञान से संबंधित होना जरूरी है। ये क्या होगा? ये अधिगम अंतरण कहलाएगा। अंतरण या जिसे कहूँ स्थानांतरण, यानी एक चीज़ का दूसरे पे प्रभाव पड़ना, पूर्व का नए पे या पे प्रभाव पड़ रहा है, ये स्थानांतरण, हस्तांतरण या अंतरण कहलाएगा मित्रों। तो मित्रों, प्रश्न संख्या जो 15 है आपके, वहाँ पे अच्छा प्रश्न है मित्रों, विकल्प 1 सही हो जाता है। तो मित्रों, ये थे आज के साइकोलॉजी सीडीपी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो लगभग 5 से 6 किताबों से प्रश्न बनाए हुए मित्रों। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना कि 15 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी क्या है ना। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।